पहले की तस्वीरें दिखा दूं, बेहद खास तस्वीरें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद पहुंच चुकी हैं। बेहद खास तस्वीरें। इससे पहले हमने आपको दिखाया था जब वो अपने आवास से निकली थी, और वक्त से पहले, क्योंकि 9 बजे का वक्त था, लेकिन उससे पहले वो यहां पर पहुंच चुकी है, वित्त मंत्रालय पहुंची है। और उसके बाद यहां पहुंचकर पूरी बजट टीम के साथ फोटो सेशन भी होगा। बहुत सारी एक ऐसी परंपराएं जो होती है बजट पेश करने से पहले, उसका निर्वहन किया जाएगा। तो बेहद खास तैयारी चल रही थी लंबे समय से, और एक परंपरा के अनुसार जो हलवा सेरेमनी होती है उसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। और आप अब जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वित्त मंत्रालय की, जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंच चुकी हैं। खास सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वहीं दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। अदिति, लगातार हम अपने सहयोगियों से चर्चा कर रहे हैं और वो आम जनता की दिल की बात पहुंचा रहे हैं। बहुत सारी आस है। राजस्थान की जनता का जिक्र मैं इसलिए करूंगी क्योंकि डबल इंजन का सरकार और राज्य सरकार का बजट पहले से ही पेश हो चुका है। तो ऐसे में केंद्र के आम बजट को लेकर बहुत सारी उम्मीदें। ओवरऑल जरा अपडेट कीजिएगा आप। बिल्कुल, लेकिन सबसे पहले आपको गतिविधि बता दें। जैसा आप बता रही थी, 8:30 बजे निर्मला सीतारमण अपने आवास से रवाना हुई, और जो क्रम मैं आपको बताने वाली हूँ वो सालों साल से वैसा ही चला आ रहा है। ये जो एक प्रोसेस है, और वो नॉर्थ ब्लॉक पहुंच चुकी हैं। नॉर्थ ब्लॉक पहुंचने के बाद जितने भी उनके एमओएस जो सहयोगी हैं उनसे वो कुछ मुलाकात करेंगे, लेकिन मुलाकात के कुछ देर बाद एक फोटो ऑप होने वाला है जिसका आप जिक्र कर रही थी। वो फोटो ऑप होगा नॉर्थ ब्लॉक के उस गेट के बाहर, जो ऐतिहासिक होता है हर बार इस तरीके से चीजें होती हैं, और इस बार भी होंगी जाहिर तौर पे। और उसके बाद वो जाएंगी राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन में द्रौपदी मुर्मू के साथ चाय पिएंगी, और चाय पीने के बाद वो संसद भवन पहुंचेंगी। संसद भवन के गेट के बाहर एक और फोटो अपॉर्चुनिटी होगी जिसमें मंत्रालय के सेक्रेटरीज, फाइनेंस सेक्रेटरीज के साथ तमाम एमओएस और निर्मला सीतारमण मौजूद होंगी। और फिर 11 बजे निर्मला सीतारमण बजट पढ़ेंगी। अब आपने कहा डबल इंजन की सरकार, बहुत सारी उम्मीदें। अक्सर बजट मतलब मिडिल क्लास फैमिली, और जो अपर क्लास होते हैं या हाई क्लास होते हैं, उनके शेयर और बाजार में जिस तरीके का उछाल आता है उससे ज्यादा इम्पैक्ट होता है। सबसे ज्यादा अगर सीधा सीधा इम्पैक्ट होता है तो वो टैक्स पेयर को होता है, उनको उम्मीदें होती हैं, मिडिल क्लास को उम्मीदें होती हैं। और नरेंद्र मोदी सरकार हमने हमेशा से ये मानती है कि वो गरीब वर्ग के लिए तो योजनाएं लेकर आती है, मिडिल क्लास के लिए बजट में ऐसे प्रावधान लाती है कि वो मिडिल क्लास के जीवन को हर साल आसान बनाते हैं। ऐसे में आज एक बार फिर देश भर के मिडिल क्लास फैमिली, महिला, युवा, ये तमाम किसान, ये सारा ऐसा वर्ग है जिसको उम्मीद है कि कुछ बहुत बेहतर होने वाला है। देखिए, ये दावे लगातार सरकार भी कर रही है, आंकड़े भी बता रहे हैं, और साथ में जब हम रोज सुबह बिजनेस न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसमें भी वो आंकड़े नजर आते हैं कि किस तरीके से इकोनॉमी पटरी पर है, बेहतर है। ये बात अलग है, इन्फ्लेशन का जिक्र आता है, महंगाई का जिक्र आता है, और इसके इतर जब बेरोजगारी का जिक्र आता है, लेकिन इकोनॉमी उस लिहाज से आगे बढ़ रही है। अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था 5वीं से 3वीं पर पहुंचेगी, उसमें हर एक साल का बजट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे में उसके इतर ये भी जरूर है, जिस तरीके से अगर हम इसको राजनीतिक लिहाज से समझें तो जिस तरीके से 240 का आंकड़ा इस बार आया है एनडीए के पास और भारतीय जनता पार्टी के पास, अगर इस पूरी की बात करें कि उस तरह के आंकड़े नहीं आ पाए, तो बजट से ये पहला पड़ाव होगा जब आप एक बड़ा मैसेज दे सकते हैं देश की जनता को कि ये नरेंद्र मोदी हैं जो सब कुछ ठीक कर सकते हैं, आपके जीवन को आसान कर सकते हैं। इसलिए बहुत बड़ा चैलेंज है। एक तरफ तो अर्थव्यवस्था, एक तरफ जाहिर तौर पे सरकार के लिए आय और व्यय बहुत महत्वपूर्ण है। आपने, और ये बात अच्छी है कि पिछली 2 बार से नरेंद्र मोदी सरकार है, तो उस आय व्यय का पूरा हिसाब किताब इस सरकार के पास है। लेकिन ऐसे में आय व्यय को मैनेज करना, ऐसे में मार्केट और बाजार के साथ चलना, महंगाई, इन्फ्लेशन, और फिर जो विदेशी मार्केट है उसका इन्फ्लुएंस, और इन तमाम चीजों के बीच में आपको घर घर तक ये मैसेज पहुंचाना राजनीतिक लिहाज से भी कि मोदी सरकार है तो मुमकिन है, और फिर राज्यों में क्या क्या देना, क्योंकि फिर वही डबल इंजन की सरकार है तो मुमकिन है। ऐसे में पूरे देश को उम्मीदें हैं, पूरे देश की महिलाओं को उम्मीदें हैं, क्योंकि उन्होंने बढ़ चढ़ के वोट किया मोदी सरकार। चलिए अदिति, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, एक बार इसे भी बहुत अच्छे से विस्तार से जरा समझाइएगा। ये बजट जो है इसलिए लोक लुभावना होगा क्योंकि तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं नरेंद्र मोदी, और निर्मला सीतारमण लगातार 7वीं बार आज बजट पेश करेंगी और इतिहास बनाएंगी। इसलिए
अच्छा होगा या फिर इसलिए लोक लुभावना नहीं होगा क्योंकि आगे कोई चुनौती नहीं है और अब तो सरकार बन गई है, आगे देखा जाएगा? जरा बताइएगा। देखिए, दरअसल नरेंद्र मोदी सरकार और नरेंद्र मोदी काम करने का तरीका हमेशा ऐसा रहा है कि वो ये मानते ही नहीं है कि चुनौती नहीं है। अभी आप देखिए, कभी अपने ऑफिस जाके अपने कर्मचारियों से मिलते हैं, लगातार अपने मिनिस्टर्स से मिलते हैं, सांसदों से मिलते हैं, सांसदों को मोटिवेट करते हैं। अभी इसकी संगठन की बैठक है, फिर मुख्यमंत्रियों के साथ 27-28 को बैठक है। ये तो चुनौती है कि निरंतर काम करना है, क्योंकि राज्यों में चाहे आप देख लें, कुछ राज्यों में चुनाव है, कुछ में उपचुनाव है, तो चुनौतियां खत्म नहीं है। दूसरा, परसेप्शन। आप देखें कि नरेंद्र मोदी जिस डंके की चोट के साथ पिछले 2 कार्यकाल से काम कर रहे हैं और इस बार अलायंस की सरकार है, तो जाहिर तौर पे अगले कुछ 101 दिन में जरूरी है कि नरेंद्र मोदी देश भर में एक मैसेज दें, जैसा उन्होंने देने की कोशिश की है कि एक कंटिन्यूएशन की सरकार है जी। और सब कुछ वैसा ही है जो पहले था, वैसे ही फैसले होंगे, वैसा ही विकास होगा। तो बजट एक वो तस्वीर होगी जो पहला पड़ाव होगा ये मैसेज देने का कि सब कुछ अच्छा है और मोदी है तो मुमकिन है। इसलिए ये कहना कि चुनौती नहीं है शायद गलत होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी के लिए हर एक मौका अपने आप को एक बार फिर बेहतर तरीके से प्रूव करने के लिए है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर, ये नई वाली भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्वालिटी है कि वो हर एक अपॉर्चुनिटी को यूज करते हैं और हर एक इवेंट को लार्जर देन लाइफ बनाते हैं। इसलिए आपने देखा, अभी मैं आपको बताऊं, ना सिर्फ बीजेपी, आप देखेंगे कि कल एक बैठक हुई थी जिसमें अलायंस के तमाम लोगों को कहा गया कि जैसे ही बजट आएगा, बजट के बाद जब निर्मला सीतारमण 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, उसके बाद जो बाइट होंगी, जो बयान होंगे, जो एक्सप्रेशंस निकल कर आएंगे, वो एकजुटता के साथ होने चाहिए। मतलब कि टीडीपी भी डंके की चोट पे कहे कि हम बजट बहुत अच्छा है, ठीक वैसे ही वो चाहेंगे कि जेडीयू भी कहे कि बजट बहुत अच्छा है। वैसे ही वो चाहेंगे कि अनुप्रिया पटेल का भी बयान आए, तो वैसे ही जयंत चौधरी का भी बयान आए। लेकिन फिर अदिति, बहुत सारी ऐसी चीजें निकल कर आ रही है जिसे बहुत सारे बयानबाजी और फिर असमंजस की स्थिति सोशल मीडिया पर नजर आई थी जब विशेष राज्य के दर्जा देने की बात कही गई थी। अदिति, ये आखिरी सवाल से जरा विस्तार से बताएगा, उसके बाद मैं भंवर का रुख करूंगी कोटा का। इसे एक बार क्लियरिफाई कीजिएगा, क्या बैलेंस किया जा सकता है बिहार को लेकर, क्योंकि जो एक मांग थी वो पूरी नहीं, उसे लेकर केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है, और इसके अलावा किसान भी फिर से आंदोलन, नई रूपरेखा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो खेती को लेकर, किसानों को लेकर कुछ ऐसे बैलेंस किया जा सकता है? बिल्कुल किया जाएगा, और बहुत उम्दा सवाल है और इसको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है, क्योंकि आपको लगातार सबके रिएक्शन लेना है। मैं जल्दी आपको बता दूं, पहला, कावड़ यात्रा पर बहुत घमासान हुआ, जिसमें आपने देखा कि जयंत चौधरी ने भी कहीं ना कहीं आपत्ति जताई। ये नहीं कहा कि आप वापस लें, इसका ये मतलब है कि अगर राज्य सरकार योगी आदित्यनाथ ने कुछ फैसले लिया तो जयंत चौधरी से कंसल्ट नहीं किया। ठीक है, अब हम आते हैं कि स्पेशल राज्य का दर्जा। जब बैठक हुई, सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, तो जयराम रमेश ने इस बात का मुद्दा उठाया। सरकार भी अपने बयानबाजी में कह चुकी है कि स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता, लेकिन क्या मिल सकता है, कैसे? आप खास तौर पे आंध्र प्रदेश को स्पेशल राज्य के दर्जे में आने वाली चीजें दे सकते हैं। आप उसको लेबल मत कीजिए कि हम स्पेशल राज्य का दर्जा दे रहे हैं, पर उसके अंदर आने वाली कई चीजें आप केंद्र की तरफ से आंध्रा को दे सकते हैं, आप बिहार को दे सकते हैं, बिहार में चुनाव भी साथ है, तो भले ही वो उस कॉलम में नहीं आता कि स्पेशल राज्य के दर्जे के अंदर हम ये दे रहे हैं, पर आप वैसे तो प्रावधान मुहैया करा ही सकते हैं, और ये जरूरी है, ये अलायंस की रणनीति है। और आपने देखा होगा कि कैसे जो टीडीपी के नेता है चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने ट्वीट करके बताया कि हम ये दे रहे हैं, हम ये खोल रहे हैं, हम ये यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, जो स्पेशल राज्य के दर्जे में नॉर्मली दी जाती है। अब वो ये कह रहे हैं कि भले ही स्पेशल राज्य का दर्जा हो या नहीं हो, काम आपके स्पेशल राज्य के दर्जे के अंदर आने वाले सारे होंगे। तो आपने जो बैलेंस का जिक्र किया वो होगा, किसानों के लिए होगा, इसमें आप देखेंगे किसानों को राहत देने के लिए। और अगर इसको राजनीतिक लिहाज से देखें तो हरियाणा में बहुत किसान है, चुनाव है, महाराष्ट्र में बहुत किसान है, चुनाव है, और उत्तर प्रदेश में किसान है और 10 सीटों पर उपचुनाव है, 5 सीटों पर राजस्थान में चुनाव है। बड़ा मैसेज, महिलाओं के लिए बहुत राहत होगी और युवाओं के लिए बहुत राहत होगी। नीट को लेकर युवाओं के अंदर जैसे विपक्ष आक्रामक कर रहा है उनको, तो आप देखेंगे कि बैलेंस करने वाली चीजें भी दिखेंगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है, बॉटम लाइन ये है
कि बजट में आप कुछ बहुत ज्यादा चमत्कारी नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक पूरा कैलकुलेशन है, कंप्यूटेशन है, आय व्यय क्या दे सकते हैं क्या नहीं है, फिर इसका हिसाब किताब होता है। लेकिन कुछ कोशिशें ऐसी होंगी जो राहत भरी होंगी, मिडिल क्लास के लिए राहत भरी होंगी, टैक्स में कुछ चीजों में बदलाव आपको देखने को मिल सकता है, महिला किसान मिल सकता है, आंध्रा के लिए कुछ स्पेशल पैकेज मिल सकता है, बिहार के लिए स्पेशल पैकेज मिल सकता है, क्योंकि विपक्ष जिस मुद्दे पर तोड़ना चाह रहा है इस अलायंस को, एनडीए को, जैसे कि एनडीए कोशिश करता है कि अखिलेश यादव और राहुल के बीच में फूट आ जाए, वैसे ही कांग्रेस कोशिश कर रही है कि ये सवाल उठे कि अरे भाई कब दोगे स्पेशल राज का दर्जा, नहीं दे सकते, दे सकते हो, तो भाई नीति आयोग ने उसे तय किया है, वो संभव नहीं है। ठीक है, वो मानक तैयार नहीं थे केंद्र के अनुसार, जिसके लिए विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा था, तो पहले वो मानक पूरे किए जाएंगे, शायद ये खास चीजें देकर। बहुत बेहतर तरीके से आपने समझाया है और उम्मीद करेंगे कि दर्शकों को भी बेहतर तरीके से समझ आ गया होगा। बहुत शुक्रिया अदिति विस्तार से समझाने के लिए।